नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसे पर पीएम ने जताया दुख। जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए संवेदना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये दुख और संवेदना जताई गई है। घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम राहत कोष से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख मदद, घायलों को पीएम राहत कोष से 50-50 हजार मदद का ऐलान किया गया। तो वहीं रायपुर में हादसे में हुई थी 13 लोगों की मौत। हादसे में 15 लोग अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। रायपुर सड़क हादसे में दुख जताया गया। जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए संवेदना व्यक्त की गई है। तो घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की कामना भी की गई। बताते चले कि पीएम राहत कोष से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा घायल को पीएम राहत कोष से 50-50 हजार मदद का ऐलान किया गया है। रायपुर में हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। तो वहीं इस पूरे हादसे में 15 लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले भीषण सड़क हादसों का दिन देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। नीलेश, भीषण सड़क हादसा हुआ, 15 लोग घायल हैं, 13 लोगों की मौत है। पीएम की तरफ से भी संवेदना व्यक्त की गई। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए आज बड़ी घटना का दिन था और खासकर वो उस मौके का, जबकि उस परिवार के लिए खुशी का दिन था। छठी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था। अलग अलग गांव से लोग आए थे उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उस परिवार के जो रिश्तेदार थे और जान पहचान के लोग थे, उनके साथ ये हादसा हुआ। 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 महिलाएं हैं, 2 लड़कियां हैं और एक लड़का और एक 6 माह की बच्ची इस घटना में जिनकी मौत हुई है। और इसके अलावा 14 से 15 लोग घायल हैं। उनको लेकर जो संवेदना प्रधानमंत्री की ओर से दी गई है। और इसके अलावा एक राहत वाली बात है कि जो राहत के लिए राशि जारी करने वाली, वो भी उसका भी ऐलान किया गया। लेकिन आज गमगीन माहौल रहा। दोपहर तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद 100 परिजनों को सौंपा गया और फिर उनके अपने अपने गाँवों में उनके अंतिम संस्कार कई जगह किए गए हैं और कई जगह करने की प्रक्रिया चल रही है, जो देर शाम तक पूरी की जाएगी। जो घायल हैं उनको लेकर एक अपडेट ये है कि अभी जितने भी घायल थे उनकी सबकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये एक राहत की भी बात है कि लगभग 14 से 15 लोग घायल थे, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोट भी लगी थी। लेकिन जो डॉक्टर से बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी सबकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और कोई चिंता की बात उनके लिए नहीं है। ये जरूर एक राहत की बात है। लेकिन 13 मौत जो है वो अपने आप में एक बड़ी खबर है, एक दुखद खबर है। नीलेश, जिस जगह हादसा हुआ उस जगह को लेकर क्या कुछ जानकारी? क्या वहां पर अमूमन हादसे होते रहते हैं या फिर यहाँ सिर्फ ड्राइवर की ही गलती रही हो? देखिए, ऐसा है कि वो जो इलाका है खरोरा विधानसभा रोड से बलौदा बाजार को जोड़ने वाली सड़क है, दूसरे जिले की सीमावर्ती इलाका है और आसपास इंडस्ट्रियल इलाके हैं। तो उसके चलते जो है वहां पर सबसे बड़ी जो समस्या है, पहले भी हादसे होते रहे हैं, छिटपुट घटनाएं होती रही हैं, कई बार 1-2 मौतें भी हुई हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मौत पहली बार जरूर हुई है। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी लापरवाही जो वाहन चालकों की है, खासकर बड़े वाहन चालक और पुलिस का मैनेजमेंट न होना, दोनों की जिम्मेदारी का जो है वो पूरा न करने की वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। क्योंकि जो ट्रेलर जिससे कि माजदा, जिसमें इन लोग सवार थे, ग्रामीण सवार थे जो गए थे, वो गाड़ी जिससे टकराई, वो ट्रेलर जो खड़ा था मुख्य सड़क पर ही था और उसके 3 फीट लगभग ज्यादा उसमें एक प्रोजेक्ट रखा हुआ था, जॉब रखा हुआ था, जो 3 फीट ज्यादा स्ट्रक्चर बाहर निकला था उसके जो ट्रक से उससे, और वो नजर नहीं आ रहा था, बता रहे थे, रात के अंधेरे में। और उससे ही माजदा टकराई। फिर उसके बाद उससे टकराकर एक दूसरे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसके चलते स्पीड और ज्यादा होने की वजह से एकाएक जो लोग बैठे थे माजदा में, वो कई लोग उछल कर नीचे गिर गए। और उसी चक्कर में ही मौत का जो मुख्य कारण है वो वही है कि एकाएक तेज जो टक्कर हुई और टक्कर के बाद लोग बहुत ही तेजी से उछल कर सड़क पर गिर गए और फिर उसके बाद उनको गंभीर चोटें आई और कई लोगों को उनकी मौत भी हुई है। ये घटना की जो मुख्य वजह है वो लापरवाही ही है। लापरवाही, जो ट्रकें मुख्य सड़क पर खड़ा कर दी जाती हैं रात के अंधेरे में, जो नजर नहीं आती कई बार और बेतरतीब तरीके से खड़ी रहती हैं, वो मुख्य वजह है घटना की। और ये लापरवाही भी है और जिम्मेदारी जो पुलिसिंग को लेकर है, जो पेट्रोलिंग टीम होती है, कि उसकी जिम्मेदारी होती है कि सड़क पर अगर ट्रक किसी स्थिति में खड़े हैं तो उनको साइड करवाया जाए या फिर सड़क पर न खड़ा करके
किसी ऐसी जगह पे जो कि सड़क का किनारा हिस्सा हो सकता है वहाँ खड़े करने की बात हो, तो बिल्कुल। उसको न करने की वजह से हादसा वो न बताया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे हादसे के पीछे लापरवाही एक बड़ी वजह बताई जा रही है। फिलहाल प्रधानमंत्री पीएमओ की तरफ से यहाँ पर संवेदना व्यक्त की गई है और साथ ही साथ पीएम राहत कोष से पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख के मदद का ऐलान भी किया गया है और घायलों के परिवार वालों को 50-50 हजार। तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सोमवार का दिन सड़क हादसों का रहा। भोपाल, रायपुर, झाबुआ, शिवपुरी और ग्वालियर के साथ मैहर में सड़क हादसों की खबरें देखने को मिली है और इन सड़क हादसों में 19 लोगों की मौत हो गई है। सवाल उठने लगे कि आखिर क्यों सड़क हादसे बढ़ने लगे हैं, आखिर वो कौन से कारण हैं जिनके कारण सड़क हादसे होते हैं, क्या इन सड़क हादसों से बचा जा सकता है, गंभीर सवाल है। लेकिन फिलहाल 6 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां जहां आज बड़े हादसे हुए। भोपाल की पहली तस्वीर है, दूसरी रायपुर की तस्वीर है और वहीं तीसरी तस्वीर झाबुआ की है। शिवपुरी की भी चौथी तस्वीर, ग्वालियर और मैहर में भी इसी तरह से हादसा हुआ। ये 6 तस्वीर बयां करती हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हादसों का दिन आज कितना खतरनाक रहा और इस हादसों के चलते लोगों में भी काफी घबराहट। और अब बात भोपाल में हुए हादसे की करेंगे जहां भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर हुए हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार स्कूल बस ने कई गाड़ियों को रौंद दिया था। जानकारी के मुताबिक यह हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। वहीं बस में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। टक्कर के बाद बस ने गाड़ियों को कुछ दूरी पर तक घसीटा तो वहीं हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। रोशनपुरा चौराहे से पीतल मंदिर तरफ एक बस जा रही थी जो कि पीले कलर की बस है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर इसका MP04 PA 0712 है, जिसके चालक ने जो रेड लाइट पर वेट कर रहे थे ग्रीन लाइट होने का, जो वाहन चालक उसमें पीछे से टक्कर मारी है जिससे इसकी चपेट में एक स्विफ्ट कार और 4-5 टू व्हीलर जो स्कूटी वगैरह थी वो चपेट में आए हैं। इस घटना में एक युवती जो स्कूटी से थी जिसका नाम आयशा खान है उसकी मृत्यु हो गई है और बाकी अन्य जो घायल हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में भी चल रहा है। 4 या 5 लोग घायल हैं जिनके बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। हादसा क्यों हुआ सर? क्या ब्रेक फेल हुआ था? ऐसी कुछ जानकारी है? जो CCTV फुटेज हमको प्राप्त हुआ है उसमें जो बस है पीछे से आती दिख रही है और लगभग नज़दीक आने पर बस चालक ने अपना नियंत्रण बस से खो दिया है। अब इसकी जब बस की मैकेनिकल जांच होगी तब इस बात की पुष्टि होगी कि उसमें क्या कारण ऐसा रहा जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है। भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वही जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है कि स्कूल बस ने कई लोगों को रौंदा, करीब 5 से 6 लोग घायल हुए। ये वही जगह है, आप देखेंगे कि यहाँ पर सिग्नल है और सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकती हैं। उस वक्त भी गाड़ी यहाँ पर आकर रुकी, लेकिन ये ठीक पीछे से ढलान है क्योंकि यहाँ से तेज़ रफ्तार स्कूल बस जो है वो आती है और सीधे एक खड़ी कार में टक्कर मारती है। इसके बाद जो बाइक सवार हैं उन्हें टक्कर मारते हुए बस आगे निकल जाती है। युवती जो सबसे आगे थी स्कूटी सवार थी वो कुछ फीट तक ऊपर उछली, इसके बाद उसकी मौत हो गई। बस सवार ड्राइवर बस को छोड़कर फरार हो गया और अभी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये जो घटना है वो ब्रेक फेल होने की वजह से हुई है, लेकिन अभी बस की जो मैकेनिज्म है उसकी जांच की जानी है, पुलिस वो भी कर रही है। लेकिन इस जगह आप देखेंगे तो यहीं पर एक्सीडेंट हुआ है। जो कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ जो यहीं रहते हैं, आसपास रहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? ये बस पीछे साइड से आ रही थी? हाँ, पीछे साइड से आ रही थी, न्यू मार्केट साइड से। तो तेज बस आ रही थी, काफी तेज थी? हाँ, ब्रेक फेल हो गए थे। ब्रेक फेल हो गया? हाँ, ब्रेक फेल हो गए थे उसके। कितने लोग लगभग यहाँ उस समय मौजूद होंगे जब उसने टक्कर मारी? ये बत्ती हो गई थी, बत्ती में खड़े हुए थे बहुत सारे लोग। हाँ। 2 दिन को तो यही बाइक कुचल दी। अच्छा। एक लेडीज को मार डाला। हाँ। तो बस चालक उसके बाद फरार हो गया, आप लोग थे यहाँ पर? हाँ, बस वाला तो चला गया वहाँ से बस वहाँ रुकी थी सामने, वहाँ से वो चला गया, भाग गया। तो वो ड्राइवर ने आवाज लगाई लोगों को हटने की? हम लोग उस समय वहाँ पे नहीं थे, तो आवाज़ हमने नहीं देख पाई। वो आवाज नहीं सुन पाया? हाँ। आपने देखा था क्या सर यहाँ जो एक्सीडेंट हुआ था? आपने नहीं देखा था? आपने देखा था सर? ऐसा देखा तो नहीं था, लेकिन अभी टीवी पर समाचार देखे, उसमें ये न्यूज़ दिखा रहे थे, वो देखते हुए फिर हम यहाँ आए क्योंकि यहीं रोशनपुरे में रहते हैं हम लोग। अच्छा। तो देखते हुए कि कहाँ स्पॉट है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अभी यहाँ 1-2 लोग और भी खड़े थे बाइक वाले, उनसे थोड़ी जानकारी मिली कि ऊपर से बस आई और यहाँ जो रेड लाइट सिग्नल पर खड़े रहते हैं उन लोगों को 2-4 लोगों को उन्होंने कुचल दिया, जिसमें एक शायद स्टूडेंट थी हमीदिया की, जुड़ा स्टूडेंट, और वो ख़त्म हो गई है। तो एक जो युवती थी
भोपाल की रहने वाली है, उसकी मौत बताई जा रही है, जबकि 5 से 6 लोग घायल हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। और उधर ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया, जहां कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी और टक्कर के बाद ऑटो ट्रांसफार्मर में घुसी कार। वहीं बताते चले कि टक्कर के बाद 100 मीटर दूर ई रिक्शा गिरा। ई रिक्शा में बैठे 5 सवारी बुरी तरह से घायल हो गए और घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कितनी बुरी ये टक्कर हुई थी, कितनी भीषण ये टक्कर हुई थी। और इस पूरे हादसे के बाद, इस पूरी टक्कर के बाद ई रिक्शा में जितने भी 5 लोग सवार थे वो घायल हो गए और काफ़ी ज़्यादा उन्हें चोटें आई हैं। फिलहाल तस्वीरें सामने आ चुकी है, आगे की जाँच इसी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें, टक्कर का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। सागर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां श्री महामाया ज्वेलर्स के संचालक आदित्य सराफ एक ठगी का शिकार हो गए। दरअसल दुकानदार आदित्य का आरोप है कि सूर्यांश जड़िया नाम का शख्स उसकी दुकान पर आया और करीब 50,000 रुपए तक की ज्वेलरी ली और घर पर दिखाकर पैसों का पूरा भुगतान करने का वादा किया, लेकिन फिर वो ना पैसे लेकर आया और ना ही ज्वेलरी वापस दी। जिसको लेकर अब जब आदित्य ने थाने में मामला दर्ज करवाया तो सूर्यांश ने दुकान में घुसकर उसे धमकी दी और कहा, अगर शिकायत वापस नहीं ली तो जान से मार दूंगा। अब दुकानदार आदित्य ने एसपी ऑफिस जाकर मामले की शिकायत की है और ज्वेलरी वापस के साथ आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। उधर भोपाल में शादी समारोह में जबरदस्त मारपीट की खबर सामने आई है, जहां 2 गुटों में जोरदार मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि स्ट्रीट शीटर बदमाशों ने पहले मारपीट की, फिर कई गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और 5 नामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक मारपीट 6 साल पुरानी रंजिश में हुई है। शिवपुरी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक को 4 से 5 युवक बुरी तरह से पीटते नजर आ रहे हैं। ये युवक उस पर लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर 4 से 5 युवक हैं जो एक युवक को ही पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी डंडे हाथ में दिखाई दे रहा है। ग्वालियर के शताब्दीपुरम से जमीन विवाद का मामला सामने आया, जहां जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प देखने को मिला। एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के 4 लोगों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले हवाई फायरिंग की और फिर प्रॉपर्टी डीलर के बेटे को पूरी तरह से पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब प्रॉपर्टी डीलर सिद्धार्थ सिंह का बेटा आकाश एक जमीन देखने गया था। उसी दौरान उस जमीन को अपना बताने वाले लोग वहां पहुंच गए और उसके साथ गाली गलौज के बाद मारपीट की। फायरिंग होते देखकर आसपास के खेतों पर मौजूद लोग वहां से भाग निकले। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने फायरिंग कर रहे बदमाशों का वीडियो बना लिया और मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। चला बंदूक चला, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहा है। इंदौर से एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां गौतमपुरा गांव में एक 14 साल की बच्ची की मोबाइल फटने के कारण मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची चार्ज में लगाकर मोबाइल देख रही थी। तभी अचानक मोबाइल में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण बच्ची के चेहरे और गले पर गंभीर निशान आए। आनन फानन में घर के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी मौत हो गई। खबर ग्वालियर से है, जहां धान खरीद में घोटाले का खुलासा हुआ। धान खरीद के बाद फसल का भुगतान नहीं हुआ। मंडी सचिव और वेयरहाउस मालिकों पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो रिकॉर्ड में हेराफेरी की बात बताई जा रही है। इसके अलावा वेयरहाउस में रखा धान किसान के धान पर व्यापारियों ने लोन लिया है। 7 करोड़ से ज्यादा की रकम हड़पने का आरोप लगा है। मंडी प्रबंधन ने मामले में कार्रवाई शिकायत दर्ज करवाई है। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक खरीदी हुई थी, जिसमें गड़बड़ी का मामला सामने आया। धोखाधड़ी करने वाला चाहे कोई भी गिरोह हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एफआईआर हुई है, गिरफ्तारी भी होंगी और जिन पे जांच प्रचलित है, जांच सिद्ध होने पर उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर होगी। ऐसे
ठगी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल एयरपोर्ट पर एक छात्रा के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। छात्रा का आरोप है कि एयरपोर्ट पर उसके साथ इंडिगो एयरलाइंस के स्टाफ ने बदसलूकी की और उससे सिंगापुर जाने से रोक दिया। पीड़िता का नाम जैस्मीन चटवाल है, जो रविवार रात मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए भोपाल एयरपोर्ट पहुंची थी। लेकिन यहां पर इंडिगो के स्टाफ ने न सिर्फ उसके साथ बदसलूकी की, बल्कि पासपोर्ट डैमेज के नाम पर उसे यात्रा करने से भी रोक दिया, जिसकी वजह से जैस्मीन की सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट भी छूट गई। इमिग्रेशन डिनाई कर सकता है, एयरलाइन नहीं डिनाई कर सकती है। दे आर नॉट इन दी अथॉरिटी। जस्ट मुझे 5 मिनट दीजिए। आप मेरे को बताइए, आपने देखा इसमें कोई डैमेज? ये हमारा नहीं है सर। पर आपने कोई डैमेज देखा इस पे? आप मुझे 5-10 मिनट दीजिए। देखिए कोई कैमरा पे आ नहीं रहा ना। अभी आपने सबने बोला कोई डैमेज नहीं है। आज मेरी फ़्लाइट थी भोपाल से सिंगापुर वाया मुंबई। रात को 10:30 बजे मेरी मुंबई की फ़्लाइट थी भोपाल एयरपोर्ट से, और आगे मुंबई में 8 घंटे के लेओवर के बाद मेरी सिंगापुर की फ़्लाइट थी। इंडिगो से फ़्लाइट थी मेरी, और मेरे को एयरपोर्ट पे मैं उतरी हूँ, एयरपोर्ट पे मैं एंटर की हूँ, और मेरे को चेक इन काउंटर पे उन्होंने पहले बिठा दिया एक साइड करके कि आपको अभी हम चेक इन नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों, क्या इशू हुआ? बोले आपके पासपोर्ट में कुछ इशू है। फिर उन्होंने अपने सुपरवाइज़र को बुलाया, वो बोले आपका पासपोर्ट डैमेज दिख रहा है। ये देखिए मेरा पासपोर्ट में क्या डैमेज है। मेरा नाम सब क्लियर है, मेरी फ़ोटो क्लियर है। मैं इस पासपोर्ट को लेके सब जगह ट्रैवल की हूँ। मैं अभी सिंगापुर से 1 हफ़्ते पहले आई हूँ घर, 1 हफ़्ते की छुट्टी के लिए, और वहाँ जाके अभी मेरी क्लासेस हैं, मेरी पढ़ाई है। मेरा पूरा पासपोर्ट एकदम ठीक है, खाली थोड़ा 3 साल पुराना हो चुका है। इसमें मैं यूएस ट्रैवल कर चुकी हूँ, मलेशिया, वियतनाम, सब जगह ट्रैवल की हूँ मैं। वहाँ पे मुझे उन्होंने 2 घंटे बिठा के रख दिया कि अभी हम कंफर्म करेंगे। मेरे पेरेंट्स मुझे ड्रॉप करके चले गए थे एयरपोर्ट पे, मैं अकेली थी वहाँ पे। वहाँ कोई मेरी नहीं सुन रहा था। इंडिगो वालों ने बोल दिया हम आपको ट्रैवल नहीं करने दे सकते, और मुझे उन्होंने धक्के दे के और एक तरफ कर दिया। मैंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी से सबसे मदद मांगी कि मेरे को क्यों ट्रैवल नहीं करने दे रहे, मेरा पासपोर्ट बिल्कुल ठीक है। मेरे को वो गूगल सर्च करके दिखा रहे हैं कि आपका पासपोर्ट डैमेज्ड है, ये क्योंकि इसमें गूगल में ये लिखा है। मैंने उनको ऑफिशियल सिंगापुर इमिग्रेशन वेबसाइट का दिखाया कि ये कंडीशंस में पासपोर्ट डैमेज्ड होता है और उसमें डिनाई होती है एंट्री, और उसमें से कोई कंडीशन मेरी नहीं थी। कोई पेजेस मिसिंग नहीं है, कुछ इंक स्पिल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब क्लियर है मेरे पासपोर्ट में। और मैं वहाँ पे अकेली थी। मैंने पुलिस को कॉल किया, भोपाल पुलिस को, कि मेरे यहाँ की कोई मदद करो, मेरे यहाँ कोई नहीं सुन रहा है, सब मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, मेरे को ट्रैवल नहीं करने दे रहे हैं। मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे वहाँ पे। मैंने कॉल करके अपने पेरेंट्स को फिर बुलाया, वो काफ़ी दूर रहते हैं, तो वो उनको काफ़ी टाइम लग गया वापस आने में। पुलिस वाले आए पास के पुलिस स्टेशन से, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने क्लियरली मेरे को बोला कि उनको कुछ नहीं इशू दिख रहा मेरे पासपोर्ट में, बट वो एयरलाइंस को कुछ नहीं बोल सकते। तो मैं वहाँ पे हेल्पलेस होकर 3 घंटे बैठी रही। मेरी फ़्लाइट चली गई, और मेरे को इंडिगो स्टाफ ने एक सोल्यूशन दिया था कि हम आपको इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करने देंगे, पर आप डोमेस्टिकली दूसरे PNR पे मुंबई चले जाइए, और फिर वहाँ पे आपके वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे वो हम गारंटी नहीं कर सकते। और उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ये दूसरी टिकट का अरेंजमेंट करके देंगे। और फिर बाद में जब मैंने उनसे बोला कि ठीक है मुझे ये वाला ऑप्शन ट्राई करना है, तो वो बोले कि हमने नहीं बोला कि आपको फ्री में देंगे, और मेरे को बाद में वो झूठ बोलने लगे। अपनी बात से ही वो बैकआउट कर गए कि हमने आपको नहीं बोला था, और फिर उन्होंने हमें धक्के मार के एयरपोर्ट से निकाल दिया, मुझे और मेरी मदर को। मध्य प्रदेश में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून अपने तय समय यानी कि 15 जून पर प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र से दस्तक दे सकता है। प्रवेश करने के 5 दिन में मानसून के पूरे प्रदेश में छा जाने की भी संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने मध्य प्रदेश में मानसून की वर्षा सामान्य से अधिक होने की भी उम्मीद जताई है। बताते चले कि पिछले साल प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से 21 जून को आया था। इस बार मई में हुई झमाझम बारिश के चलते प्रदेश में प्री मानसून का कोटा भी पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश में जो हमारे नॉर्मल मानसून की जो डेट होती है वो तकरीबन जो है वो 13 से 15 हमारी जून के बीच में होती है। तो अगर सब कुछ जो है वो सही रहता है तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो मानसून जो है वो
हमारे राज्य के अंदर जो है वो टाइम से भी दस्तक दे सकता है। पर ये जैसे कि मैंने आपको सब फैक्टर्स बताए उसके अंदर ही सब जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी कहना बहुत जल्दी है कि मानसून जो है वो नॉर्मल डेट पे आएगा या पहले आएगा या बाद में आएगा। बट फिलहाल अभी हम ये कह सकते हैं कि जो केरल कोस्ट में जो मानसून की दस्तक है, जो कि बड़ी बात होती है हमारे इंडियन रीजन के लिए, वो 27 मई को जो है वो हम उम्मीद कर रहे हैं प्लस माइनस ऑफ द 4 डेज। इंदौर में साइबर बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है और अब एक बार फिर होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई है। साइबर बदमाशों ने मेल के जरिए यह धमकी दी, जिसके बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन की, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बताते चले कि अभी 2 दिन पहले भी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्टेडियम को खाली कराया गया है और फिर से हम इसकी चेकिंग बम डिस्कवर स्क्वाड और पुलिस टीम के द्वारा कर रहे हैं और उसको बिल्कुल बारीकी से हम हर कोना देखेंगे और इस तरह की संभावना को नगण्य करने के लिए कोई बम या कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो फिर उसको अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बस्तर में पीडब्ल्यूडी क्रमांक 2 में पदस्थ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डीएस नेताम का शव मिला। इंजीनियर नेताम का शव उनके सरकारी आवास पर मिला है। दरअसल शनिवार को वो रोज की तरह अपने कार्यालय में काम करने के बाद घर लौट गए थे और इसके बाद 2 दिनों तक जब वो नजर नहीं आए और ना ही किसी की कॉल रिसीव की तो दफ्तर के कर्मचारियों ने चिंता जताई। कर्मचारियों की टीम जब उनके आवास पर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ दिया तो अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का शव मिला। पुलिस के मुताबिक उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन घर में अकेले रहने की वजह से किसी को इस बात का पता नहीं चला। कोतवाली पुलिस थाने में सूचना मिली थी कि जो पीडब्ल्यूडी के यहाँ इंजीनियर हैं डीएस नेताम साहब, उनकी घर पे मतलब कुछ दिनों से उनकी कोई मूवमेंट वगैरह वहाँ पता नहीं चल पा रही है और घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया। तो फिर सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पहुँची मौके पर तो देखा कि घर पे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है बैठे हुए अवस्था में। प्राथमिक जांच के पश्चात एफएसएल टीम को भी वहाँ बुलाया गया और अभी फिलहाल वर्तमान में जो जांच हुई है उसके हिसाब से कोई शक की बात नहीं दिख रही है और ये नेचुरल डेथ ही प्रतीत हो रहा है। सागर के देवरी में रविवार को हुए मर्डर की मिस्ट्री सुलझ गई है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि कंछेदी नाम के शख्स का शव मार्केट के पास से बरामद हुआ था। कंछेदी और आरोपी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने कंछेदी के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। हमले में घायल होने से कंछेदी की मौत हो गई है। पुलिस ने सबूतों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर जाकर जब पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई तो उसमें देखा गया कि एक डेड बॉडी की पड़ी है जिसकी हत्या पत्थर से कुचल कर की गई है। तो अपराध पंजीबद्ध करके सतत विवेचना इसमें प्रारंभ की गई। साक्ष्यों का संकलन किया गया और साक्ष्यों के संकलन के दौरान ही पता पड़ा कि रात्रि में मृतक भी शराब पीने का आदी था। जो शराब के नशे में बस स्टैंड पर था, उसी समय एक क्लीनर पूरन यादव बस स्टैंड से अपने जा रहा था तो इन दोनों के बीच में कासुनी हो गई। गाली गलौज एवं आपस में झगड़े को लेकर दोनों में विवाद बढ़ता गया, जिसमें पहले पूरन यादव द्वारा हाथ मुक्कों से उसके साथ मारपीट की गई थी। बाद में तपड़ी के पीछे ले जाकर पत्थर पटक कर कंछेदी की हत्या कर दी गई थी। और अब खबर कवर्धा से है, जहां भालू के हमले में 4 ग्रामीण घायल हो गए हैं तो गंभीर हालत में एक घायल रायपुर रेफर किया गया है। घायलों से डिप्टी सीएम ने मुलाकात की तो अस्पताल में घायलों का हालचाल भी जाना। विजय शर्मा ने बेहतर इलाज के लिए निर्देश भी दिए हैं तो तेंदुपत्ता तोड़ने के दौरान भालू ने इन पर हमला किया था। टोटल 4 आदमी काटे। अच्छा, रोज जातों का? आज 2 दिन के बाद 2-4 दिन पहले बंद रही से पाना बारिश की वजह से। फिर उसके बाद कल से चालू हुई पाना। तो हमेशा आ जाते भालू की पहली बार आई सर? अभी पहली बार आए सर, आए साल तो पहली और पिछले 2 साल और काटे रही से जब सब निकला। का लगते जंगल में पानी नहीं है करके बाहर आते जानवर बोल? हाँ, पानी की वजह से सब इधर उधर भाग दौड़ करत ना पिएगा। ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी पर एंट्री के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों से अवैध वसूली का आरोप लगा है, जिसका वीडियो भी सामने आया।
तो वहीं मामला माधोगंज इलाके का बताया जा रहा है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों से अवैध वसूली करता है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो के आधार पर एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। ये वीडियो सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ये पुलिसकर्मी है और वो ट्रैक्टर चालक से वसूली करते नजर आ रहा है। रायपुर में चलती ट्रेन से चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने ओडिशा से ज्वेलरी बेचने वाले मीडिएटर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से सारी ज्वेलरी बरामद की है। इस मामले में अब तक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि शिवनाथ एक्सप्रेस के एसी कोच से चोरों ने 65 लाख की डायमंड ज्वेलरी की चोरी की है और वहां से फरार हो गए। आगे बैठो, मिस्टर जी के लिए कुर्सी लाओ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।